नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आज के नए लेक्चर में। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट सेशन में जो कवर किया था वो किया था रिगार्डिंग द क्वांटम नंबर्स। ठीक है, बहुत अच्छे से और डिटेल्ड लेक्चर मैंने बनाया था क्वांटम नंबर्स का। अगर नहीं देखा हो तो ज़रूर देखना, क्योंकि वो क्वांटम नंबर्स पता होंगे तो आज का सेशन आपको समझ आएगा। तो क्वांटम नंबर्स में हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथाल, मैग्नेटिक एंड द स्पिन क्वांटम नंबर, इनका क्या होता है, एन क्या होता है, उसके हिसाब से एल की वैल्यूज़ क्या होती है, एम क्या होता है, वो हमने बहुत डिटेल में देखा था। प्लीज़ 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 वॉच दैट वीडियो। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पूरी प्लेलिस्ट इस चैप्टर की दी हुई है, उसमें आपको वो वाला लेक्चर दिख जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम ऑर्बिटल्स तो देख लिए थे ना, ठीक है। तो वो ऑर्बिटल्स का अभी फिलिंग कैसे होगा कि एक एटम में कितने ऑर्बिटल्स आ सकते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग है वो कैसा होगा, वो हमें देखना है। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास 3 रूल होते हैं, जिसका एक रूल हमने लास्ट सेशन में ही कवर किया था, बाकी के 2 रूल्स हमें अभी कवर करने हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम के 3 रूल्स रहेंगे। एक रहता है अफबो प्रिंसिपल, फिर आएगा पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये वाला प्रिंसिपल हमने लास्ट सेशन में कवर कर लिया था, ठीक है। और तीसरा जो है दैट इज द हंट्स रूल। ओके, हंट्स डिफर हो सकता है कुछ प्रोनाउंसिएशन, प्रिंसिपल, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने लास्ट सेशन में देख लिया, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैं आपको मेन चीज़ बता दूंगी इसके अंदर क्या करना है, और बाकी के ये 2 प्रिंसिपल्स हमें देखने हैं कि क्या होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रहेगा यहाँ पे अफबो प्रिंसिपल। अफबो प्रिंसिपल को बेटा हम लोग यहाँ पे N+L रूल से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्या है इसका मतलब। देखो बच्चों, हम लोगों ने देख लिया था रिगार्डिंग द एन मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर हमने देखा था इसके बगल में ही एल इसका मतलब क्या था, अजीमुथाल क्वांटम नंबर। ओके, जैसे हमें पता है कि अगर n की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू 1 होती है, ओके, तो l की वैल्यू क्या होती है, 0। ओके, अब 0 के लिए कौन सा ऑर्बिटल आता है बेटा, s ऑर्बिटल आता है, पता है ना, ये हमने लास्ट सेशन में कवर किया था। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ऑर्बिटल बनेगा वो क्या बनेगा, 1s, क्या बनेगा, 1s, ठीक है। बात समझ आई ना। और अगर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होता है तो l की वैल्यू क्या होती है, 0 और 1, 2 वैल्यूज आती है। तो इस हिसाब से ये ऑर्बिटल s हो गया और ये ऑर्बिटल p हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2s और 2p। बात पकड़ में आई, किससे किस ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 3 देखते हैं तो यहाँ पे 0 1 2, ओके, तो s p d, तो क्या हो जाएगा 3s 3p और 3d। सो द पॉइंट इज दैट, अब ये तो मैंने आपको लास्ट सेशन में सिखा दिया था, तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींच रही हूँ। पॉइंट हमारा यहाँ पर ये है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने कितने हैं और कैसे। बात समझ आई, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेसिकली आज के सेशन का मुद्दा हमारा क्या है, मुद्दा ये है कि हम लोगों को ये देखना है कि एटम के अंदर ऑर्बिटल्स की फिलिंग कैसे होती है और उन ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जाने चाहिए। बात समझ आई, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए ये तो हम लोग बाद में यहाँ से देख लेंगे, बट पहले ये है कि पहले कौन से ऑर्बिटल, अब जैसे 1s है, ठीक है, 2s 2p 3s 3p 3d, फिर 4s 4p, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। तो कैसे चेक करेंगे कि हमें कैसे शुरू करना है। ओके, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि आपको हमेशा लोअर या लोवेस्ट एनर्जी लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब कि जिसके पास बहुत कम एनर्जी है, सबसे पहले आपको वही ऑर्बिटल को फिल करना है और धीरे धीरे आपको बढ़ते जाना है। मैं रिपीट कर रही हूँ स्टेटमेंट, ठीक है। इस प्रिंसिपल के अंदर, कौन सा, अफबो प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है, हमें ये कहा गया है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑर्बिटल्स, ठीक है, आपको सबसे पहले जो ऑर्बिटल्स फिल करने हैं वो लोवेस्ट एनर्जी से स्टार्ट करना है एंड ग्रेजुअली आपको इंक्रीज करते जाना है। नाउ द क्वेश्चन मार्क इज दैट कि इनमें से हमें कैसे पता चलेगा कौन सी लोवेस्ट एनर्जी है, कौन सी हाईएस्ट एनर्जी है।
है ना, मतलब कौन सा ऑर्बिटल लोवेस्ट एनर्जी वाला है और कौन सा ऑर्बिटल हाईएस्ट एनर्जी वाला है। तो वही चीज़ हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द n+l रूल, ठीक है, इसी रूल से हमें वो चीज़ देखना है। क्लियर हुआ? तो मैं इसको भी रब कर दे रही हूँ, कुछ लिखने जैसा है नहीं हमारा, ठीक है। अब जो हमारा मेन पॉइंट आएगा हमें उस पर फोकस करना है। तो लेट मी रब ऑल दिस थिंग्स, ओके। तो अभी आपका अगर हेडिंग डालनी है बच्चों तो हेडिंग डाल दीजिए अहमबॉ प्रिंसिपल, ओके। मैं इसको रब कर दूँ? हाँ ठीक है ना, चलो कर देती हूँ, रहने देते हैं, चलो शायद आपको हेल्प हो जाए यहाँ से, ओके। सो क्या हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पर, ये हो गया हमारा अहमबॉ प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, मैं दिमाग से स्किप नहीं हो जाए, ठीक है। अहमबॉ जो है, ठीक है, अहमबॉ जो है ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बात आई समझ में, ठीक है। अभी तक हम लोग जितने भी देखते आए थे, ओके, हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पॉलिस एक्सक्लूजन, ये सब साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखे गए थे। ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये बेसिकली जर्मन लेटर है, ठीक है, जर्मन वर्ड है, आई वॉन्ट से लेटर है, ओके, इट्स अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है बिल्डिंग, मतलब कि बनाना, ठीक, बिल्डिंग अप, ओके, बिल्डिंग अप। तो ये इसका मीनिंग है। आई थिंक एम आई क्लियर, ठीक है। तो ऐसे अगर आपके 1 मार्क में कुछ क्वेश्चन आ जाता है, कुछ MCQs आते हैं और उसमें कहा जाता है कि इनमें से जो गिवन नेम्स है, ठीक है, उनमें से कौन सा नाम जो है वो किसी साइंटिस्ट के ऊपर नहीं है, कौन सा प्रिंसिपल है जिसका नाम साइंटिस्ट के ऊपर नहीं है, तो वो रहेगा अहमबॉ। आई थिंक आई एम क्लियर, ठीक है। बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो हम लोग जो है वो ऑर्बिटल्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं इसके अंदर, ओके। अब इसके प्रिंसिपल में क्या है, तो पहला इसका ये कहा जाता है कि एनर्जी, पहले तो हमें ये देखना है कि किसमें एनर्जी कैसी होती है, तो फाइंडिंग द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। फिर दूसरा क्या आता है इसके अंदर, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है ना, ठीक है, वहाँ से शुरू करना है। अच्छा ये सिर्फ इसका ही रूल नहीं है, ठीक है, ये सिद्धांत जो है वो पूरे यूनिवर्स का, याद कर लेना, पूरे फिजिक्स का सिद्धांत है कि कभी भी कोई चीज़ का फिलिंग होगा ना, ठीक है, तो वो हमेशा लोअर से स्टार्ट करेंगे, ओके। फिर हम क्या कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से जो शेल आएगा, जो ऑर्बिटल होगा, उस तरीके से हम हमारे इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स filling is based on increasing order of orbitals, ठीक है, ओके। तो हमेशा ये चीज़ याद करना कि जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी n+l के, मतलब कि n+l की वैल्यू जितनी ज़्यादा एनर्जी भी उस ऑर्बिटल की उतनी ज़्यादा, बात पकड़ में आई, ठीक है। n+l, देखो बच्चा, ये n है, ये l है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे n2 है और यहाँ वाला l में 0 ले लूँ, तो 2 + 0 क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ तो 2 + 1 क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो अब बता दो कि 2 + 0 2 आया, मतलब कि ये कम वैल्यू आई, और 2 + 1 3 आया, ये ज़्यादा वैल्यू आई। तो इसका मतलब कि ये 2p जो रहेगा, ठीक है, 2p जो होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी 2s के मुकाबले। बात समझ आए? अभी मैं यहाँ पे चार्ट बना रही हूँ, टेंशन मत लो, मैं तो जैसे ये चार्ट मैंने देख लिया कि बना हुआ है तो मैंने थोड़ा समझा दिया। तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आपको देखो n+l रूल बताना है ना, n+l। तो अगर मैंने n यहाँ पे 2 लिया और l 0 ले लिया तो आंसर क्या आएगा, 2, ठीक है। और फिर मतलब ये 2, अच्छा 0 के साथ तो s ऑर्बिटल होता है तो 2s हो गया, ओके। फिर यहाँ पे 2 ले लेती हूँ और यहाँ पे 1 ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखिए तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, मैं अभी s मिटा देती हूँ, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब कि ये वैल्यू कम आई तो इसकी एनर्जी कम हो गई, ये वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब 2s जो है उसकी वैल्यू कम होगी, उसकी एनर्जी कम होगी 2p से। बात आई समझ में? तो इसके लिए अगर मुझे ऐसे करना है तो पहले मुझे 2s में इलेक्ट्रॉन्स भरने पड़ेंगे, फिर मुझे 2p में इलेक्ट्रॉन्स भरने पड़ेंगे। क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग जो है वो इस लेवल से पता चलेगा। तो अभी एनर्जीज कैसे फाइंड करनी है वो बता दे रही हूँ मैं आपको, जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है। ये पहले कुछ रूल्स लिख दीजिए, फिर हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। आइए बच्चों, अभी हम देखते हैं कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो एनर्जी के हिसाब से किस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। तो जैसे हमें पता है कि जैसे 1s आता है, फिर 2s और 2p आता है ना। अभी आपने चार्ट बनाया होगा ना,
ठीक है, 1s फिर 2s 2p, ठीक है, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3s 3p 3d, ठीक है, फिर 4 का लेवल लेंगे तो 4s 4p 4d 4f, इस तरीके से आता जाता है ना, ठीक है। तो अब बेसिकली हमें पता है कि ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, बट ये ऑर्बिटल्स में किसकी एनर्जी किससे ज़्यादा है वो हमें देखना होगा, ठीक है, वो हमें देखना होगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ तो क्लियर है ही बेटा, हमने डिस्कस भी किया था, जैसे कि 2p है तो आपको पता है कि 2 जो है वो n होगा और p जो है वो l होगा, इतना तो क्लियर ही हम लोगों को। अच्छा, अब हमें ये तक पता है ना कि जैसे s p d f, तो इसमें l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3, ठीक है। तो पता है हम लोगों को कि एस पी डी एफ के हिसाब से क्या वैल्यूज हो जाती हैं एल की, ओके। और एन तो सामने सामने दिया हुआ है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आइए अब हम देखते हैं कि एन प्लस एल रूल लगाना कैसे है। एन प्लस एल रूल अपन देख लेते हैं। चलो बेटा, तो अब यहाँ पे एन क्या है, ठीक है, एन यहाँ पे 1 है और एस की वैल्यू हमने बता दी 0, तो क्या हो जाएगा 1, ओके, मैं नीचे लिख देती हूँ 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 + 0 तो 2 आ गया, यहाँ पे 2 + p की जगह पे 1 तो क्या हो गया 3, यहाँ पे 3 + 0 क्या हो गया 3, यहाँ पे 3 + 1 क्या हो गया 4, यहाँ पे 3 + d क्या है 2 है, ठीक है, तो 5, ओके। 4 + 0 4, ठीक है, 4 + 1 5, 4 + 2 6 और 4 + 3 7, ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या कहा, मैंने अभी आपको क्या रूल बताया बेटा, मैंने ये बताया कि n + l जिसका ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा और n + l जो कम उसकी एनर्जी कम, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अभी हम लोग याद कर लेना, n + l अगर कम आता है तो इसका मतलब कि एनर्जी उस ऑर्बिटल की क्या होगी बच्चा, कम होगी। चलो, सबसे छोटा छोटा तो मुझे 1 ही दिख रहा है, 1 के साथ क्या है 1s, मतलब कि सबसे कम जो एनर्जी वो 1s की है, ठीक है, ओके। अब हमारे पास 2 एक ही है ना, कुछ है नहीं, ठीक है। फिर क्या आया 2s आया, ओके। अब देखो बच्चा, अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 2 हैं, यहाँ पे 3 2 हैं, तो अब जब 2 आएंगे तो कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे किसकी एनर्जी कम है। तो ध्यान देना, ठीक है। जहाँ पर n कहाँ लिखूँ मैं, नोट 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 यहीं लिख देती हूँ, ठीक है, नोट, ध्यान देना, n की वैल्यू अगर कम है तो उस हिसाब से उस ऑर्बिटल की वैल्यू भी, एनर्जी भी कम होगी। बात आई समझ में, मैं दोबारा कह रही हूँ, ठीक है। अगर n कम है तो ऑर्बिटल या एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी कम होगा, ठीक है, कम होगा। बात समझ आई। चलिए, तो अब देखो, अब यहाँ पे n2 है, यहाँ पे n3 है, मतलब ये कम हुआ ना, तो इसका मतलब कि 2s की वैल्यू 2p से कम है, 2p की वैल्यू किससे कम है, 3s से कम है। बात समझ आई, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास फिर से आई चुनौती 4 और 4, ओके। अब देखो कि n की वैल्यू, अब जब 2 सेम अपन को वैल्यूज मिल रही है तो n से डिसाइड करेंगे, n कम तो एनर्जी कम, n कम यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे 4, मतलब ये कम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3p और ये हो जाएगा 4s, है ना, क्या हो जाएगा 4s। बात समझ आई, ठीक है, ओके। अब अपने को नंबर नेक्स्ट में जाना है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये आया 5 और ये भी आया 5, ठीक है। अब 5 में छोटा वाला कौन सा है 3, तो अब इसके बाद क्या आएगा 3d आएगा और फिर क्या आ जाएगा 4p आ जाएगा। बात समझ आई, ठीक है, कैसे चेंज हो रहा है। अच्छा, अब 6 और 7 तो 2 ही हैं, तो इसके हिसाब से फिर क्या आया 4d आया और फिर क्या आया 5f आया। हालांकि बीच में और भी बहुत आएंगे ना, 5s 5d और ना 5p 6s वो भी आएंगे, पर मैंने वो सारे बनाए नहीं है। तो मुझे बेसिकली आपको एक फंडा क्लियर करना था कि आपके बुक में हमने देखा होगा इस तरीके से कुछ दिया होगा, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि ये क्या है ना, कौन किससे कम है, तो वो इस तरीके से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जिनकी एनर्जी लेवल, जिनकी n + l की वैल्यू कम है, मतलब कि वो लोअर एनर्जी है, तो सबसे छोटी एनर्जी जो है वो 1s है, ठीक है, फिर 2s है, फिर 3p है, मतलब इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब धीरे धीरे एनर्जीज बढ़ती जा रही हैं। और जब अपने पास, ठीक है, n + l का वैल्यू सेम आए तो किसको, तो क्या ध्यान देने का, तो अपने को ध्यान देने का कि अगर n, ठीक है, जो n छोटा है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो पहले हम लोग वो लिख देंगे। बात पकड़ में आ गई अच्छे से। नाउ द पॉइंट इज दैट कि आप इस तरीके से बैठ के चार्ट तो नहीं बना सकते हो ना, ठीक है।
कहाँ आप इसमें टाइम वेस्ट करोगे? फिर आप क्योंकि अगर आपको ये एनर्जी लेवल पता होंगे ना बेटा, तो ही आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हो इन ऑर्बिटल्स के अंदर। तो बट हर बार तो आप ये चार्ट नहीं पता कर सकते हैं ना, क्या करोगे? तो अबव ने, ठीक है, अबव प्रिंसिपल में एक्चुअली हम लोगों को एक ट्रिक बताई हुई है, ठीक है। वो ट्रिक जब भी आपको पेपर मिले, ठीक है, पीछे लास्ट पेज में सबसे पहले वो ड्रॉ कर लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि किसको पहले फिल करना है। तो खैर पहले लिख ज़रूर दीजिए, ज़रूर काम आएगा 1 मार्क वगैरह के क्वेश्चंस के अंदर। तो इसको लिख दीजिए, फिर हम वो ट्रिक आपकी बुक में दी हुआ कि मेरा नहीं है बनाया हुआ, ठीक है, वो जो उन्होंने बताया है वो मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ, तो जस्ट राइट इट डाउन। चलिए आइए देखते हैं क्या है। इसको हम टाइटल दे देते हैं ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल्स को कैसे फिल करना है उसका अपन ऑर्डर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहले क्या लिखेंगे हम इस तरीके से, एक सीरीज एस की बनाएंगे, ठीक है, पी की, डी की, एफ की, इस तरीके से बनाएंगे हम लोग। तो 1s, ठीक है, फिर 2s और 2p आता है, पता है ना अपने पास, ठीक है। जितना नंबर आगे होता है उतने ही ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये तो क्लियर ही अपने को, ठीक है। फिर 3 है तो 3 नंबर आगे, तो 3s, 3p और 3d। फिर 4 आएगा तो 4s, 4p, 4d और 4f, ठीक है। फिर 5s, 5p, 5d, 5f, ठीक है। आगे देखो f से ज़्यादा आपने कुछ बोला है नहीं, तो इसके लिए इतना ज़्यादा जानना भी नहीं है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 6s, 6p, 6d, फिर 7s, 7p, ठीक है। इस तरीके से आपको बना देना है, बड़ा आसान लगा अभी तो। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे वो देखो, मैं कंफ्यूज हो गई मार्कर्स के बीच में, ठीक है। तो अभी देखो आप ये समझो कि आप बच्चे हो, ठीक है। बच्चे कैसे वो स्लाइडिंग करते हैं ना, नीचे आ जाते हैं, ठीक है, फिर से घूम के ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर नीचे खिसकते हैं, है ना, ऐसे बैठ के मस्त नीचे आ जाते हैं। तो सेम चीज़ अपने को करना है। आप समझो कि स्लाइडिंग है, ठीक है, पहले आप यहाँ पे चढ़ गए, तो क्या कर रहे हो आप सबसे पहले ये वाला स्लाइड ख़त्म कर रहे हो, मतलब कि 1s, ठीक है। फिर आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है, फिर क्या कर रहे हो, फिर आप फिल कर रहे हो 2s, है ना, फिर ऊपर जा रहे हो, फिर क्या फिल कर रहे हो, फिर आप कर रहे हो 2p, 3s, बात समझ आई? देखो, ठीक है, फिर यहाँ पे आप गिर गए, फिर ऊपर जा रहे हो, ठीक है, फिर से क्या कर रहे हो आप, फिर से आप इस तरीके से आ रहे हो, ओके, यूं फिर से ऊपर जा रहे हो, फिर क्या कर रहे हो, बात समझ आई? ठीक है, फिर से ऊपर जा रहे हो, फिर क्या कर रहे हो आप 4d, 5p, 6s, ठीक है, फिर ऊपर जा रहे हो, फिर क्या कर रहे हो आप, फिर से ऊपर गए अपन, ठीक है, 4f, 5d, 6p, 7s, ठीक है, फिर ऊपर गए, फिर क्या कर रहे हो आप 5f, 6d और 7p। बात आई समझ में? ठीक है, तो किस तरीके से लाइन जा रही, समझ आ रहा है? ठीक है, आप ये समझो, ठीक है, 1s, फिर ऊपर जा रहे हो, ठीक है, फिर आप ऊपर जा रहे हो, फिर आप ऊपर जा रहे हो, ओके, ठीक है, देखो फिर से आप यहाँ से ऊपर जा रहे हो, ठीक है, फिर टर्न लिया आपने, फिर से आप ऊपर जा रहे हो, ओके, घिसके नहीं खाने, फिर नीचे आ गए, स्लाइडिंग करने मतलब, ओके, फिर आप ऊपर जा रहे हो और स्लांट में नीचे आ रहे हो, ठीक है, फिर आप ऊपर जा रहे हो और फिर नीचे आ रहे हो, ठीक है, फिर आप ऊपर जा रहे हो और फिर नीचे आ रहे हो। समझ आया? ठीक है, तो इस तरीके से अपने को करना है। तो देखो अभी हमने जो n+l वाला रूल देखा था ना, इसमें फिट हो रहा है, बिल्कुल फिट हो रहा है। देखो देखो अच्छे से, सबसे पहले अपन क्या फिल कर रहे हैं 1s, ठीक है, तो 1s, उसके बाद क्या आ जाएगा 2s, ठीक है, फिर क्या आ रहा था, देखो फिर क्या आ रहा था 2p और 3s, ओके, देखो 3, उसके बाद क्या आ रहा है 3p और 4s, ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको फिल करते जाते हैं। बात आई समझ में? ठीक है, तो आपको n+l वाला रूल हर बार फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से इसको बनाएंगे ना, ठीक है, तो इजीली आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि एरो कहाँ जा रहा है और एरो के हिसाब से पहली चीज़ क्या आ रही है, पहले उसको फिल करो, उसके बाद दूसरे को फिल करो, ठीक है, फिर इसको फिल करना है, फिर ऐसे, तो ऐसे करते आप फिलिंग करते जाएंगे तो आपका जो ऑर्बिटल्स हैं वो अच्छे ऑर्डर में आराम से फिल हो जाएगा। इतना है समझ में? ठीक है, चलो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि हमें किस तरीके से लेना है, ठीक है, ऑर्डर किस तरीके से हमें समझ आ गया। बट अब हमें ये देखना है कि किसमें, ठीक है, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए। अब देखिए हम लोगों ने जो लास्ट सेशन में देखा था अबाउट द पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, उनमें उन्होंने कहा था कि आपको एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। बात पता है ना? ठीक है, एक जो खांचा था, एक जो बॉक्स था, उसमें 2 ऑर्बिटल्स ही 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जाने चाहिए। तो हमें जैसे पता है
हमें जैसे पता है यहाँ पर कि जैसे 1s है, ठीक है, तो 1s में तो एक ही ऑर्बिटल आता है, तो उसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, ठीक है। 2s में भी एक ही आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। 2p में देखो याद है ना, p है तो मतलब 3 आएंगे, ठीक है, 3 आएंगे, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर d की, ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे 4d की बात कर लिया, इन शॉर्ट d ऑर्बिटल की बात कर ली मैंने, तो 1 2 3 4 5 होते हैं, ठीक है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 10 हो जाएंगे, पेयरिंग में एक ले लो, ठीक है। उसके बाद अगर हम f की बात करते हैं, ठीक है, जैसे 5f की बात कर ली मैंने, तो f के अंदर कितने आते हैं, हालांकि इतना दूर तक जाना वैसे भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके अंदर, आप खुद देख लो, 14 हो जाएंगे। एक खांचे में 2, ऐसे कितने खांचे हैं, 7, इतनी मैथ तो अपने को आती है। तो इसका मतलब ये है कि 1s में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो बेटा, 2। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2। 2p में कितने हो जाएंगे, 2 + 2 + 2 6, ठीक है, यहाँ पर भी 2, फिर 6, यहाँ पे भी 2, ठीक है। अब इसके साथ अगर आपके पास आता है जैसे 4d आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, 10, ठीक है। 5f आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, 14। बात आई समझ में, ठीक है। तो आपको ध्यान आ गया, अब आपको पता चल गया कि s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जाने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स जाने चाहिए। p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे आप मैक्सिमम, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। फिर क्या आता है अपने पास, spd, d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ठीक है। और f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। बात आई समझ में बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं हंट्स रूल की, और उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब देखो हंट्स रूल कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है, उसमें क्या था ना कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना कैसे वो देखना है। तो उसके पहले, ठीक है, मैं ये रब करना चाहूँगी, कर दूँ रब, ठीक है। आपके बुक में लिखा हुआ है तो आपको इतना कुछ कॉपी करने की तो ज़रूरत है नहीं इसके अंदर, तो मैं इसको रब कर लेती हूँ। चलो भाई, ओके। तो अभी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं हंट्स रूल के बारे में, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एग्जैक्टली करना कैसे है। सो बच्चों, अब हम देखते हैं हंट्स रूल के बारे में, ठीक है। अब हंट्स रूल क्या कहता है, बेसिकली ये रूल जो है ना वो बेस्ड है ऑन द इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर में रखना होगा, पहले अपने वो देखना होगा। और स्पेशली ये जो है वो pdf के बारे में ज़्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि s में तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें तो एक ही ऑर्बिटल है ना, ख़त्म, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो अब हमें पहले ये तो क्लियर हो गया कि आपको पहले लोअर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स फिल करने हैं, फिर धीरे धीरे हाई एनर्जी लेवल में जाना है। मैं इसको समझाने का एग्जाम्पल लेना चाहूँगी जो आपको ईजी समझ में आ जाए, इतना बोलूँगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, लेट्स से कि नाइट्रोजन है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसको फिल करना है, मुझे इतना तो क्लियर हो गया कि सबसे पहले मुझे 1s से स्टार्ट करना है, फिर 2s से, ठीक है। अभी मैंने शेल्स तो देख लिए कि किस सब शेल में किस ऑर्बिटल को पहले लेना है। तो चलिए, तो पहले मैंने क्या लेना है, पहले मैंने 1s लेना है, ठीक है। फिर मैंने क्या लेना है, 2s लेना है, और फिर 2p लेना है, ओके। अब मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 7 में से, ठीक है, पहले मुझे ये वाला फिल कंप्लीट करना है। तो s में कितने जाने चाहिए, 2 जाने चाहिए। तो इसके लिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे भर दिए, ठीक है। अपोजिट स्पिनिंग, हमें पॉलिश जी ने बताया था कि आप इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करना कि एक ऊपर जाना चाहिए, एक नीचे, मतलब एक क्लॉकवाइज में होना चाहिए और एक एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए, ठीक है, ऐसे करना। तो हमने वो कर लिया। फिर से ऐसा आया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने चाहिए, तो 2 + 2 4, ठीक है। तो 7 में से 4 चले गए, अभी तक कितने बचे बेटा, 3 बच गए। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग यहाँ पे P के 3 फिनोमेना आ सकते हैं फिल करने के, है ना, बात समझ जान से, क्योंकि देखो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ पे आएगी, P पे, कि कैसे फिल करना है। P अब बचे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कैसे करना है, हम ऐसे कर लें, एक यूँ करके, ठीक है, एक यूँ करके और एक यूँ डाल दें, ठीक है। यहाँ ऐसे डालें, एक नीचे डालें, एक ऐसे डालें, कैसे डालें, या तो फिर तीनों ऐसे पैरेलल डाल दें, कैसे डालें। तो हुंस जी ने यही कथा हमें बताई, उन्होंने बोला कि भाई ऐसे नहीं डालोगे, ऐसे भी नहीं डालोगे, ऐसे डालोगे।
मतलब ये है कि आपके पास, ठीक है, जब भी PDF आता है, आपके पास जब इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो आप हर एक खांचे में एक एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, ठीक है। दो इकट्ठे एक ही बॉक्स में डाल दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पैरेलली जाना है। और पैरेलल स्पिन मतलब कि या तो तीनों को आप ऊपर की तरफ रखोगे क्लॉकवाइज में, या तो तीनों को नीचे की तरफ रख दो, तुम्हारी मर्जी में कैसे रखना है, बट तीनों को पैरेलली स्पिनिंग में डालना है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे एक ऑपोजिट एंड, समझो ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी और ये क्लॉकवाइज, तो नहीं करना है ऐसे। तो हंस जी ने हमें बहुत साधारण भाषा में बता दिया कि देखो भाइयों, आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स जब भी PDF में आएगा फिल करने के लिए, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है आप वो पहले जो है वो एक एक खांचा फिल कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अच्छा, वो खांचा जब फिल कर रहे हो ना, ठीक है, उसमें सबसे पहले आप ये ध्यान दोगे कि आपको साइड के साइड पैरेलल स्पिनिंग में जाना है, मतलब सेम स्पिनिंग में जाना है आपको, ठीक है, सेम स्पिनिंग में जाना है। फिर अगर बच जाता है फिर से आ जाओ और फिर से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू करो। बात आई समझ में, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल लें, बहुत अच्छे समझ आएगा। तो मैं इसको भी रब कर देती हूँ, इसको भी रब कर देती हूँ, ठीक है। अब सब रब कर दूँ और हम लोग अच्छे से एग्जाम्पल लेके देखते हैं तो पता चल जाएगा कि क्या है। अच्छा, 1 मार्क का क्वेश्चन है। 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि हंट्स रूल जो है या हंट्स रूल जो है, ठीक है, वो किस पे बेस्ड है, किस फिनोमेना में बेस्ड है। तो सिंपल, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग पे बेस्ड है। किसके लिए, स्पेशली PDF के लिए। S के लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बात समझ आ गई ना। 1 मार्क का क्वेश्चन मैंने बता दिया। यही 1 मार्क के क्वेश्चन ही तो हम लोगों को टफ लगता है ना, क्योंकि इतनी छोटी चीज़ें आती हैं ना ये, कि हम अपन ने रीड तो किया होता है, ठीक है, बट दिमाग में इतना आता नहीं है उस टाइम पे, तो इसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी हम लोग अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग के बारे में देखते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने बचपन में की थी जब हम दूध पीते थे, ओके, और अभी जवानी में कर रहे हैं जब हम कुछ और पीते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, चलो सीरीज़ वाइज शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मैंने ले लिया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1s2, सॉरी 1s1 क्या 2, एक ही 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1s1। तो इसके खांचे में एक ही इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। फिर अगर मैं देखती हूँ हीलियम, तो Z = 2, तो क्या हो जाएगा 1s2, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं ना, ठीक है। तो एक ऊपर और एक नीचे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम चलते हैं लिथियम में। लिथियम होता है Z = 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ओके। 3 के हिसाब से अब मेरे पास आएंगे 2 खांचे, 1s और 2s, ठीक है। तो पहले तो 1s फिल करना है, तो 1s और 2s में एक गया, ठीक है। तो ये 1s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 2s के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो रख दिया अपन ने, मिला के 3 हो गए ना, 2 + 1 3। बात आई समझ में, ठीक है। चलो थोड़े बहुत यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, एक यहाँ पे आ जाएगा, दिख तो जाएगा, ओके। फिर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, क्या ले लें, बेरिलियम ले लें। Z = 4, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखिए 4 हैं तो 2 1s को गए और 2 2s को गए, कंप्लीटली फिल्ड हो गए ना, ठीक है। 1s ऊपर नीचे, ठीक है, 2s ऊपर नीचे, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं बोरॉन, ओके। बोरॉन में होते हैं 5, ओके। तो एक आ गया अपने पास 1s, एक आ गया हमारे पास 2s, ठीक है। और अब आया 2p, 2p में 3 खांचे। तो पहले तो हम लोग इसको फिल कर लेंगे, 1 2 1 2, 2 2 हो गए, बाकी एक बच गया, तो यहाँ पे आ गया, है ना, समझ आ रही है ना बात। चलो फिर हम ले लेते हैं कार्बन, Z = 6। ध्यान देते जाना बच्चा। अब ना मैं ये 1s2 2s2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैं लिख देती हूँ, चलो 1s 2s और 2p, ओके। चलिए तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 1 2 2 2 4 हो गए, बाकी कितने बच गए, 2 बच गए, ठीक है। बाकी कितने बच गए, 2 6 है ना, तो 2 और 2 4 हो गए, बाकी 2 बच गए। अब ये जो मैं हंस ने जो रूल बताया ना, वो यही तो बताया कि अब आपके पास जब P आएगा तो आप क्या करोगे, कोई ऐसा बोलेगा एक काम करते हैं, दोनों के दोनों एक ही में भर देते हैं, बात ख़त्म। नहीं, अच्छा बोला नहीं करना ऐसा, अच्छा तो फिर क्या कर सकते हैं, तो ठीक है ना, एक यहाँ भर दिया, एक यहाँ भर दिया, क्या बात है, पर स्पिनिंग उल्टा हो गया। अच्छा ऐसा भी नहीं करना, तो कैसे करना है, उन्होंने बोला स्पिनिंग
सीधा, मतलब पैरेलल रखना है। तो आपने अगर यहाँ पे ऊपर रखा है तो इसको भी क्या करना है, ऊपर, इस तरीके से फिल करते जाना है। बात समझ में आई? ओके, हाँ जी। चलो 7 नाइट्रोजन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1s 2s 2p 1 2, ठीक है, 2 2 2 और 2 4, कितने बच गए 3, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब बात समझ आई? हाँ, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, ठीक है, अच्छा है। चलो अब हम 2 और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऑक्सीजन ले लेते हैं, Z = 8, ठीक है, 2 2 और ये 3 खांचे, है ना। तो 1s 2s 2p, चलो कितने बच्चा 8 है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7, एक और बच गया। चलो फिर से शुरू करते हैं। तो फिर से पी की तरफ पहले वाले खांचे में आएंगे और उसका स्पिनिंग उल्टा कर लेंगे। बात समझ आई? ठीक है। तो जब आप अकेले अकेले भर रहे हो ना तो सेम स्पिनिंग में जाना चाहिए। जब रिवर्स में आते हो फिर से तो फिर आपको स्पिनिंग अपोजिट कर देना है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 9th नंबर में फ्लोरिन, Z = 9, ठीक है, 1 2 और ये 3 खांचे। ओके, चलो मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूँ तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाओ चीज़ों को। 1s 2s 2p, ओके, 9 है, 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8 9। अब समझ आया अच्छे से ना? चलो एक लास्ट और कर लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं हम लोग? नियॉन, Z = 10, क्योंकि अब मुझे कॉन्फिडेंट है कि आपको समझ आ गया कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, 1s 2s और 2p कितने हैं? 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसका मतलब कि कंप्लीट फिल्ड हो गया। क्लियर हुआ? देखो अभी P हो गया ना ख़त्म। अभी जब नेक्स्ट आएगा तो उसमें हमें क्या लेना पड़ेगा? फिर हमें अब देखो जैसे 1s खत्म हो गया, 2s खत्म हो गया, 2p खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो आएगा अपने क्या लेना पड़ेगा? 3s। एज पर द एनर्जी लेवल अभी हमें 3s लेना पड़ जाएगा। बात समझ आई किस तरीके से जा रहा है? एक ले लूँ और चलो मैं इसको यहाँ पे रब कर लेती हूँ। ठीक है, एक और ले लेती हूँ। नंबर 11 ले लेते हैं अपन। नंबर 11 क्या है बेटा? सोडियम। तो Z = 11। ठीक है, चलो तो क्या आपको क्लियर हो जाए? बंद हो जा। ओके, यहाँ पर 1 2 3 3, ठीक है, और यहाँ पे एक और आ जाएगा। ये आ गया 1s 2s 2p 3s। ओके, चलो फिल करें इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? 1s में 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 है टोटल। एक और है क्या? 11। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अभी 2p के बाद क्या आना चाहिए था? वो हमें इस एनर्जी लेवल से पता चल गया। क्लियर? अभी इसके बाद अगर लेते हैं तो 3s में कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। आई थिंक नाउ आई एम टोटली क्लियर कि हमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने हैं, और इस तरीके को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये है हमारी जवानी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो 9th में सीखा था वो हमारे बचपन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। सो दिस वे यू हैव टू अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई? अच्छे से क्लियर हुई? ठीक है, चलिए तो पहले इतना लिख दीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो अभी एक और चीज़ आपको बता दूं मैं। ठीक है, अब आप ना जो हमारा 18th ग्रुप है ना उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेना, थोड़ा आसान हो जाता है उसके अंदर। अब आप देखो ये तो छोटे नंबर से तो कर लिया। अब जैसे अपने पास 21 आएगा, ठीक है, 19 आएगा, 35 आएगा, तो ऐसे में तो इतने सारे थोड़ी आप बनाते जाओगे। ठीक है, तो आपको जब वो लर्न हो जाएंगे ना तो आप वहीं से शुरू कर सकते हो। कैसे? देखो मैं आपको यहाँ पे हल्का फुल्का एग्जाम्पल दे दूँ। यहाँ पे हीलियम है। हीलियम इज़ द नोबल गैस, पता है हम लोगों को। ठीक है, हमें पता है ना, हीलियम, नियॉन, ओके, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, ये आते हैं। रेडन भी आते हैं बट खैर उसके भी ज़रूरत नहीं अपने को। ठीक है, तो ये अपने पास 5 जो हैं वो लर्न कर लेने हैं। तो मुझे पता है कि हीलियम में 2 आ गया। ठीक है, अब 2 आ गया तो इसका मतलब कि 1s 2 के बाद मैं यहाँ पे हीलियम लिख सकती हूँ। तो जब मुझे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा ना बेटा, मैं भी इसको रब कर देती हूँ, ये वाला
ठीक है, क्योंकि मुझे समझाना है एक और चीज़। तो मैं क्या लिखूँगी, मैं जो हमारा नोबल गैस है उसको ब्रैकेट में यूँ बॉक्स में डाल दूँगी और फिर क्या लिख दूँगी 2s1। बात आई समझ में, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि 1s2 जो है वो मतलब 1s कंप्लीट हो गया, अभी आगे तो और इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करने हैं। तो कहाँ तक ख़त्म हुआ था, हीलियम तक ख़त्म हो गया था। तो अब मैं 1s की जगह जहाँ पर भी होगा वहाँ पे मैं हीलियम लगा दूंगी। जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो मैं यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख दूंगी, हीलियम 2s2। बात समझ आई, ठीक है, हीलियम 2s2। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं नियॉन, ठीक है, अब हीलियम के बाद क्या है बेटा, नियॉन है। नियॉन में 10 हो जाते हैं, मतलब कि 2p6 तक तो क्लियर हो गया, ठीक है, 2p6 तक तो क्लियर हो गया। तो अब अगर मुझे सोडियम का लिखना है तो मैं ये पूरा, ठीक है, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगी, मैं क्या लिख दूंगी नियॉन, ठीक है, नियॉन और फिर क्या आ गया 3s1। बात समझ आई, ठीक है, नियॉन आ गया, फिर क्या आ गया 3s1। जैसे एक और एग्जांपल ले लूँ मैं यहाँ पर। ओके, मैं इसको रब कर दूँ, अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने लिख भी दिया है खैर अपनी नोटबुक में, मुझे पता है। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ, ओके, मैं यहाँ पे जैसे कि बात करती हूँ, समझिए आर्गन ले लेते हैं अभी, ठीक है, आर्गन का नंबर होता है 18। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1s2 2s2 2p6, है ना। अब वो बॉक्स नहीं ड्रॉ कर रही मैं, टोटल 18 है ना, तो 2 और 2 4, 4 और 6 हो गए 10, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 3s2 12, फिर आ जाएगा 3p6, ओके। तो 1s2 2s2, तो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 कितना हो जाएगा 18, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके, चलो मेरे को पता चल गया कि लास्ट 3p6 तक जो है वो आर्गन जाता है। तो अब अगर मुझे कैल्शियम लेना है, Z = 20 कैल्शियम लेना है, ठीक है, तो मुझे इतना क्लियर है कि 3p6 तो ये खत्म हो गया ना आर्गन, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, आर्गन लिख दूंगी। तो मतलब कि मेरे 20 में से 18 इलेक्ट्रॉन तो फिल्ड हो गए यहाँ पर, बाकी कितने बच गए, 2 बच गए। अब 3p के बाद क्या आता है, 4s आता है, तो क्या लिख देंगे हम लोग 4s, कितने 2 इलेक्ट्रॉन। बात आई समझ में किस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो क्या है, आपको अगर ये लर्न होगा तो अभी आप सोचो थोड़ा सा कि कैल्शियम को मैं पहले इतना पूरा लिख देती फिर 4s2 लिखती, ठीक है। तो वो रिपीटेशन के बजाय हम लोग क्या लिख देंगे, वहाँ पे हम वहाँ पे हम लोग नोबल गैस जो रहेगा वो नोबल गैस को इस बॉक्स वाले ब्रैकेट में डालकर बाकी जो बच जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स उनको हम अरेंज कर लेंगे। और हमें खैर आइडिया तो है ही, ठीक है, हमें इतना तो पता ही है कि 3p के बाद कौन सा एनर्जी लेवल आ जाएगा, तो वो अपन लिख देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिल करना है। तो ये भी एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे आपका बहुत फास्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फिल करना आपको हैबिट हो जाएगी। क्लियर हुआ, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको होमवर्क दूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं आपको कहूँ कि भाई 1 से लेकर, ठीक है, 30 तक, फर्स्ट 30 तक जितने एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल अच्छे से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपको आगे के केमिस्ट्री के चैप्टर से जो 12th में चैप्टर्स आएंगे उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आपके मतलब दिमाग में छप जाएगा नंबर देख कर। एटलीस्ट 30 तक तो हमें आने चाहिए, हम साइंस के स्टूडेंट है, इतना भी नहीं आएगा तो फिर क्या मज़ा आएगा, ठीक है। तो इतना आपको आना चाहिए। तो समझ आ गया कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है ना। तो क्या करना अभी आप लोग क्या करना कि ये जो हमारे नोबल गैसेस हैं, ठीक है, इन नोबल गैसेस के नंबर देख लेना और ये नंबर में आप इस तरीके से सीरीज़ बनाकर, ठीक है, ये ऐसे करके सीरीज़ बना के याद कर लेना कि लास्ट जो है वो कहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है, उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले में यूज़ करना है। तो बहुत ईजी हो जाएगा ये, ठीक है ना। अच्छा बच्चा, अब ना ये जो हमने किया ना कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, इनमें 20 तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि कैल्शियम तक अपन यहाँ पे कर भी लिया तो आपको आइडिया तो आ चुका, ठीक है। तो आपको 20 तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 21 से थोड़ी दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। क्या दिक्कत आएगी, 21 से कुछ ऐसे और एलिमेंट्स हैं जो एक्सेप्शनल केसेस में जाते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि पहले आपको मैं वो भी डिस्कस कर लूँ। तो देखो यहाँ तक मुझे पता है आप आराम से निकाल दोगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मैं अभी 21 से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ बताना है आपको। तो मैं इसको रब कर लेती हूँ और अब सीधा मैं 21 से स्टार्ट करूँगी, जिसके अंदर मैं बॉक्सेस नहीं बनाऊँगी, ठीक है। सीधा हम लोग इस तरीके से लिखना शुरू करेंगे। ओके, तो मैं इसको रब कर दूँ। ओके, मैं यहाँ पे आर्गन रहने देती हूँ कि आपको पता है कि आर्गन के हिसाब से कम्प्लीटली फिल्ड आ जाता है हमारा, ठीक है। ओके, चलिए। नाउ
हम स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम से, तो 21 नंबर है, ठीक है। मैंने कहा था 20 तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होने वाला। 21 से स्टार्ट करते हैं जो आपका स्कैंडियम है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लूँ स्कैंडियम, जिसका नंबर होता है 21, मतलब कि 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे फिल करना है, पहले मैं नॉर्मल फिल कर रही हूँ फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ओके, फिर क्या आ जाएगा 4s2, ओके, कितना हो गया 2 2 4 10 10 और 18 20 21 है ना, ठीक है। 3d1, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे पास आता है स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, ठीक है। Ti कितना हो जाएगा 22, ओके। फिर से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d2, ठीक है। देखो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, तो आराम से 10 तो भर ही देंगे। आओ, फिर हमारे पास आएगा वेनेडियम। वेनेडियम आ जाएगा हमारे पास 23 नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ तक कंप्लीटली सेम जाएगा, ओके, यहाँ ये वाला सेम ही आया। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बेसिकली 3p6 तक हम क्या कहते हैं, आर्गन कहते हैं। तो अभी मैं यहाँ से आर्गन लिखना शुरू करूँगी, ठीक है। इसको तो नहीं छेड़ना, ठीक है, यहाँ से, ओके। तो यहाँ तक को मैं आर्गन लिख देती हूँ, तो ये आर्गन आ गया, ठीक है। फिर क्या आ रहा है 4s2 और 3d3, ठीक है। तो देखो आर्गन के 18, फिर ये कितना हो गया 2 20 20 और 3 कितने हो गए 23, क्लियर। चलिए क्रोमियम Cr कितने होते हैं 24 होते हैं। तो यहाँ तक तो आर्गन क्लियर है, मतलब 18 तो चले गए, ठीक है। तो 18 निकाल दो इसके अंदर से, तो कितने बच जाएंगे 6 बच गए। उसमें से 4s2 और 3d4, 6 आ गए। अब यहाँ पे अपने मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है, एज पर द हंस रूल तो हम सही कर रहे हैं, ठीक है। बट क्या है ना कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू तो उन्होंने वेरीफाई किया था ना क्या होता है। तो जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर उनको एक्सेप्शनल केस मिल गया। इसके लिए इसको हम स्टार बनाते हैं, आपकी बुक में भी स्टार बना होगा, एक्सेप्शनल केस। और यहाँ पे रेदर देन दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दे आर यूजिंग AR 4s1 3d5, 4s1 3d5, मतलब कि 2 ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, ठीक है। क्यों किया, चलो पहले तो हम लोग यहाँ पे इसका थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन बना देते हैं हम लोग। तो 3d का ही बना दे रही हूँ मैं, ठीक है, उसका ज़रूरत नहीं है। तो 4s का और 3d का बना देती हूँ मैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो यहाँ पे तो 2 आ गए, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। और अगर मैं ये वाला फिल करूँ तो कैसा हो जाएगा बेटा, ये हो गया 4s और ये 3d, ठीक है, 3d 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें अगर मैं फिल करूँ तो कैसा हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 इसका और 5 यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5। अब साइंटिस्ट ये कहा करते हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, उन्होंने ये कहा कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, हमें हमारा मेन काम है उनकी स्टेबिलिटी को जानना, ठीक है। अगर हम चैप्टर की शुरुआत से देखें तो हम लोग कई बार इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन था या इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन वगैरह हम यही जानने की कोशिश करते कि एटम या एलिमेंट स्टेबल किस तरीके से रहते हैं। तो हमारा मेन फंडा जो है वो स्टेबिलिटी का ही है। तो यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं तो स्टेबिलिटी की बात यहाँ पे ऐसे आती है बेटा कि देखो ये 4s तो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। बट ये यहाँ पे d रह गया। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से कहते हैं तो सारे के सारे 4s से लेकर 3d सारे तरीके से हाफ फिल्ड हैं। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं हमारे एलिमेंट्स, ठीक है, स्टेबल तब होते हैं या तो वो कम्प्लीटली फिल्ड हो सारे के सारे, ठीक है, या तो वो हाफ फिल्ड हो। तो हाफ फील्ड में स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है, यहाँ पर ये स्टेबिलिटी नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका एक खाली है और ये पूरा का पूरा कंप्लीट है, तो वो एक एनर्जी लेवल का बैलेंस नहीं बनेगा। और यहाँ पे क्या है, सारे के सारे हाफ फील्ड हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस बन जाता है। तो ऐसा कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, जहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर हाफ फील्ड वाले हैं, ठीक है, तो हाफ फील्ड एलिमेंट्स जो हैं, हाफ फील्ड एलिमेंट्स एंड कम्प्लीटली फिल्ड एलिमेंट्स या ऑर्बिटल्स, ठीक है, कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स की बात कर लेते हैं, एलिमेंट्स तो नहीं लिखते अपन, ओके। कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बात समझ आई, ठीक है।
चलिए अब क्रोमियम के बाद एक और अपन नंबर ले लेते हैं 25 नंबर। 25 आता है मैंगनीज, Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25। ओके चलिए ये आर्गन तो एज इट इज़ होगा ही होगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे 4s की और 3d की। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3d5। अब जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे 4s ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है 4s1 और 3d5। अब बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पर 24 हैं तो यहाँ पे एक और बढ़ गया। तो अभी आप सोचोगे मैम अभी हम कहाँ दें, 4s में दें या 3d में दें। देखो 3D में अगर 6 आएगा तो मतलब तो है ही नहीं ना, और हमें तो क्या करना होता है, हमें तो एक्चुअली लोअर एनर्जी लेवल वाले पहले फिल करने हैं। तो बट ऑब्वियसली आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे। ठीक है, तो ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया और ये हाफ फिल्ड हो गया, तो ये भी स्टेबल हो गया। बताइए समझ में। ठीक है, अपना जो फंडा है वो तो सेम ही है, कुछ जगहों पे एक्सपेरिमेंटल के बेसिस पे उनको अलग तरीके का कॉन्फ़िगरेशन नज़र आया था, तो वहाँ पे उन्होंने स्टार बना के बता दिया था और हर एक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उन्होंने अपना एक नया रूल बताया था। अब हम हर रूल तो डिटेल में नहीं करने वाले हैं, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत आपको ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो 30 तक में एक आध और आएंगे हमारे पास, बस 30 तक भी आपको पता चल जाए तो बहुत है हमारे लिए। ओके, एक और कर लेते हैं, Z इक्वल टू 26 आयरन। ठीक है, अब इसके अंदर आर्गन आ गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, 4s2 कम्प्लीटली फिल्ड, तो ये क्या हो जाएगा 3d6। ठीक है, अब तो 3d फिल होते जाएंगे। फिर आता है ओके मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, फिर आता है कोबाल्ट। Z इक्वल्स टू 27। ठीक है, तो ये हो गया आर्गन। फिर क्या आ जाएगा 4s2 3d7, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है निकल, Z इक्वल्स टू 28 आर्गन। ठीक है, क्या हो जाएगा 4s2 3d8। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं हम लोग, निकल आ गया, अब आएगा अपने पास 29 कॉपर। ओके, तो ये आर्गन तक तो आ ही जाएगा। ओके, अब 4s2 3d9 क्या कहते हो, सही है ये, क्या कहते हो, सही है ये, नहीं ना, क्योंकि देखो अब क्या है ना, डी में टोटल कितने चाहिए होते हैं, 10 चाहिए होते हैं, यहाँ पे 9 आ गए और कंप्लीटली फिल्ड हो गया। मतलब फिर से क्या हो गया, फिर से एनर्जी का लोचा आ गया, क्योंकि 10 के बहुत नज़दीक है, मतलब ये स्टेबिलिटी के नज़दीक, बट अभी भी स्टेबल नहीं है। अगर हम ये चीज़ को लेकर चलेंगे अभी भी स्टेबल नहीं है, स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी और ये अपना इलेक्ट्रॉन एक इसको दे देगा। तो कॉपर क्या हो जाएगा, अभी इसको कॉपर को स्टार कर दें, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 4s1 3d10। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी के हिसाब से उसको ज़्यादा, ये ज़्यादा हाई एनर्जी है ना 4s के हिसाब से, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी मतलब चाहिए होंगे, कैच करना होगा, बस वो मिल जाए, तो इसके लिए वो 4s से छीन लेगा। पर कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, 4s होगी कंप्लीट, क्योंकि पहले कंप्लीट फिल्ड था, पर हाफ फिल्ड भी स्टेबल होता ही है, ज़्यादा अच्छे से स्टेबल होता है, तो 4s से कोई दिक्कत नहीं है। बोला चल बाबा ले ले, तो मैं इलेक्ट्रॉन ले लो तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया। तो इस तरीके से 4s हमने एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे दे दिया और खुद हाफ फिल्ड हो गया वो, और वो कंप्लीटली फिल्ड हो गया। तो इस हिसाब से एक और एक्सेप्शन आया कॉपर का। क्लियर हुआ। ठीक है, तो आपको बस ये चीज़ ध्यान, ये दिक्कतें आपको आना शुरू हो जाएंगी यहीं से ही। ठीक है, 21 के बाद वाले से आना शुरू हो जाएंगी, तो थोड़ा थोड़ा स्टार्स वाले पे नज़र दे देना। हालांकि मैं आपको मीनिंग बता दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है और किस तरीके से आपको देना है। ठीक है, तो आपको बस ध्यान देना है कि कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड का, अगर उसके बीच के आसपास कोई चक्कर है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ पर डाल ही देना ताकि वो स्टेबल हो जाए। क्लियर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको कंप्लीट समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की कैसे बनानी है। ठीक है, कहाँ एक्सेप्शन है मैंने वो बता दिया। मैंने आपको ये बता दिया कि आपको जो हमारे नोबल गैसेस हैं, ठीक है, उनका कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेना है, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। वो याद कर लोगे तो आपको इतना लंबा लंबा ट्रेन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक ही डब्बे में सारे काम हो जाएंगे, तो इस तरीके से आपका कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो जाएगा। क्लियर हो गया। सो बच्चों, फाइनली यहाँ पे हम लोगों ने बड़े प्यार से चैप्टर नंबर 2 ओके कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको हर एक लेक्चर बहुत अच्छे समझ आया होगा। मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हर एक पॉइंट को। अब हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में चलेंगे। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन का रहेगा। मुझे सारे के टॉपिक कवर तो करवा दिए, फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि रह गया हो या कुछ समझाने जैसा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं इस चैप्टर में ऐसा कुछ हो गया तो मैं आपको ज़रूर समझा दूँगी। बाकी हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि वो भी करना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, बट अगर उसका एप्लीकेशन नहीं आएगा करने के लिए तो कॉन्सेप्ट का क्या करेंगे हम लोग। तो बिकॉज ऑफ दैट वी नीड टू ओके एटलीस्ट गो फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक।
हम मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन कीप स्टडी, अच्छे से लर्न कीजिए, स्टडी कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए ताकि कल का वीडियो आपको अच्छे समझ आए। और अगर हो सके तो मेरा चैनल आपके फ्रेंड्स को ज़रूर रिकमेंड कीजिए, वीडियो रिकमेंड कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।